नमस्कार बच्चों। सीबीएसई बोर्ड सत्र 2020-21 के लिए हिंदी विषय में नया टॉपिक जोड़ा गया है, वो है संदेश लेखन। तो अब हम इस वीडियो में संदेश लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आप इसे समझने का प्रयास करें और अभ्यास करेंगे। संदेश, आप नाम से ही समझ रहे हो कि किसी को सूचना देना या कोई खबर देना या कोई समाचार देना, इसे संदेश कहते हैं। जब हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसे बताना चाहते हैं तो वो संदेश कहलाता है। ये संदेश लिखित भी होते हैं और मौखिक भी। मौखिक, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है और उसे आप बता रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा दी हुई सूचना, तो वो मौखिक हो जाएगा। लेकिन पाठ्यक्रम के हिसाब से जो आपको परीक्षा में तैयार करना है उसका प्रारूप लिखित होगा, क्योंकि लिखित संदेश ही आपको भेजना है। तो इसमें ये कौन लिख सकता है? तो कोई व्यक्ति विशेष, कोई अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिजनों को, उनको लिख सकता है। व्यक्ति विशेष भी लिख सकते हैं। कई बार ये समूह में भी निर्देशित किए जाते हैं। कोई संस्था है तो वो ग्रुप्स में अपने कर्मचारियों को या आम जन को, किसी को भी अगर संदेश देना चाहती है तो वो समूह द्वारा भी किसी समूह को प्रेषित किया जा सकता है। सामान्यतः ये संदेश व्यक्ति विशेष ही होते हैं कि निजी तौर पर एक व्यक्ति के द्वारा किसी अपने सगे संबंधी या परिजन या मित्र इसको लिखे जाते हैं। इसलिए अधिकांशतः संदेश व्यक्तिगत होते हैं, मतलब निजी तौर पर ही ज़्यादातर लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ संदेश जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी ऑफिस द्वारा है, अधिकारी द्वारा है, अपने कर्मचारियों को निर्देशित करना है, उन्हें मैसेज देना है, किसी अगर कोई मतलब विशेष आवश्यक कार्य है या कोई मीटिंग होनी है, तो इसके लिए भी वो सामूहिक रूप से भी लिखे जा सकते हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक संदेश कह देते हैं। तो संदेश के प्रारूप में अगर हम देखें तो इसमें भी औपचारिक है और अनौपचारिक, दो तरह के संदेश हैं। औपचारिक संदेश क्या है? जो हम किसी करीबी रिश्तेदार, मित्र या अपने संबंधियों को, अपने घर वालों को लिखते हैं, जो संदेश या जो सूचनाएं प्रेषित करते हैं, वो औपचारिक संदेश में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अनौपचारिक जो संदेश है वो किसी ऑफिस के अधिकारी द्वारा, ऑफिस के द्वारा कोई सूचना अपने कर्मचारियों को दी जा रही है तो वो वहाँ पर अनौपचारिक है। या कोई उच्च पदस्थ अधिकारी है जो सामूहिक रूप से अपनी संस्था के अधीनस्थ कर्मचारियों को, सभी को कोई सूचना देना चाहते हैं तो वो उसमें आ जाएगा अनौपचारिक में। या कोई नेता है, आम जनता को, प्रजा को मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कोई मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं तो वो संदेश प्रेषित कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य पदों पर बैठे लोग। अभिनेता द्वारा है, कोई समाज हित के लिए, कोई लोक हित के उसमें अगर कोई मुहिम चलानी है और उसमें वो कई बार विज्ञापन के माध्यम से जो जहाँ संदेश का ही प्रारूप होता है वो देते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अधिकार नेताओं द्वारा भी दिया जाता है और क्या कहते हैं, अभिनेताओं द्वारा है। आजकल जो कोविड-19 का है, जिसमें हम साफ सफाई, स्वच्छता और जो डिस्टेंस मेंटेन करनी है, उसके मैसेज लगातार, उसके संदेश लगातार प्रसारित किए जाते हैं, जिससे कि व्यापक स्तर पर समाज में ये बातें पहुंच सकें। तो वो भी संदेश हैं जिन्हें सार्वजनिक संदेश हम कहते हैं। अब हम एक प्रारूप बना करके अभ्यास करेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम इस प्रारूप को, आप देखिए, संदेश लेखन का एक प्रारूप तैयार किया। इसमें भी कुछ आपको मैं बिंदु बताऊंगा जिसका ध्यान संदेश लेखन में रखना है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक आउटलाइन देनी चाहिए संदेश लेखन को। एक बॉक्स में एक बाहर से जो एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री है, वो तैयार करें। आप एक सिंगल लाइन से भी कर सकते हैं, और या आप दोहरी लाइन अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो आप डबल लाइन भी खींच सकते हैं। पेंसिल से खींच सकते हैं, पेन से भी खींच सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है एक बॉक्स तैयार करना। फिर जब हम इसके जो मुख्य इसके हेडलाइन बनाते हैं, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश या कोई और संदेश है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संदेश शब्द का आना आवश्यक है। संदेश शब्द बहुत जरूरी है कि आप ये संदेश लिख रहे हैं, किस अवसर पर है वो आप लिख सकते हैं, और बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को शोक संदेश लिख रहे हैं तो आप सीधे ऐसे शोक संदेश भी लिख सकते हैं, ठीक है। या शुभकामना संदेश, बधाई संदेश, केवल बधाई संदेश भी लिख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जन्मदिन के लिए है तो ये दो शब्द ऐड कर दिए गए,
आप चाहें तो सीधे भी लिख सकते हैं कि शुभकामना संदेश, इतना भी बीचों बीच आप लिख देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये जन्मदिन पर था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। फिर उसके बाद है दिनांक, यानी डेट डालना बहुत जरूरी है। ये संदेश यानी मैसेज कब दिया गया, किसी भी प्रारूप में हो, दिनांक जरूरी है, क्योंकि इसमें समय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अभी ही तत्काल ही कुछ ज़रूरत की चीज़ है, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन। अगर जन्मदिन है तो जन्मदिन में आप 1 दिन का ही समय होता है, या किसी को ये सूचना देनी है कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मीटिंग है और आप आइए, तो बिना किस दिन की मीटिंग है, अगर कोई मैसेज देर से पढ़ता है तो उसे कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए कि किस दिन की बात है ये। तो इसलिए दिनांक आवश्यक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 22 तारीख है, ठीक है, 22 दिसंबर 2020। समय आप दे दीजिए, जो समय है उसके आधार पर 10 AM यहाँ लिख सकते हैं AM। अगर आप चूंकि प्रारूप तैयार कर रहे हैं परीक्षा के हिसाब से, तो समय के लिए आप पूर्वाह्न है, इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं, या मध्याह्न है, ये हिंदी के शब्द हैं, थोड़ा सा कठिन है। और अपराह्न है, आफ्टरनून के लिए आप अपराह्न लिख सकते हैं, तो ये शब्द हैं। AM के लिए पूर्वाह्न लिख सकते हैं, और 12 जो AM है उस समय मध्याह्न हिंदी में आता है, वैसे 12 बजे को हम AM ही लिखते हैं। तो आप पूर्वाह्न या मध्य अपराह्न ही, आफ्टरनून जो PM है, इनमें से शब्द चुन सकते हैं अगर आप बहुत विशिष्ट तरीके से हिंदी के शब्द का ही प्रयोग करना चाहते हैं तो। अन्यथा आप 10 AM भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो समय, किस समय ये संदेश दिया गया है। अब आप संबोधन है, ये आपका जो संदेश है ये आपका शुभकामना संदेश है, निजी तौर पर लिखा गया है, व्यक्तिगत तौर पर अपने सगे संबंधी को लिखा जा रहा है। तो इसमें आप संबोधन हल्का कर सकते हैं, प्रिय पुत्र अमन, ये इसका मुख्य भाग है। ये जो भाग है ये संदेश का मुख्य भाग है। इसकी भी जो भाषा है उसमें हम देखते हैं कि 30 से 40 शब्द संदेश में होने चाहिए। ये एक प्रारूप में तय किया गया है। 2-4 शब्द कम या 2-4 अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा संदेश होगा तो उसको पढ़ने में या उसको समझने में ये होगा कि क्या इतना बड़ा संदेश, एक पूरा पत्र ही लिख दिया। यह बहुत छोटा होगा और अगर वो विषय को नहीं क्लियर कर रहा है तो भी परेशानी होती है। तो आप 30 से जो 40 शब्द हैं ये मानक हैं, इतने में आप लिख सकते हैं, यानी 30 से 40 शब्द के अंदर संदेश लिख सकते हैं। और भाषा है जैसे इसकी सरल हो, बहुत लच्छेदार भाषा, बहुत मुहावरेदार, या ऐसे जो शब्दकोशी शब्द हैं डिक्शनरी के आप रख दें कि अगले को समझ ही ना आए कि क्या आप कहना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे शुभकामना संदेश है, इसमें आप कोई स्लोगन या कोई दोहा है, कोई चौपाई है, या कोई अच्छी काव्य पंक्ति है, लिख सकते हैं संक्षिप्त में अगर आप चाहें। जैसे शुभकामना के लिए तुम जियो हजारों साल और साल के हों दिन 50,000, इस तरह से शब्द लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक आवश्यक नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और माताजी के द्वारा लिखा जा रहा है तो यह कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो यहाँ ईश्वर से प्रार्थना है इस संदेश को क्रियान्वयन के लिए जैसे हो गया। और आपका यहाँ जन्मदिन का भी आ गया कि शुभकामनाएं, दीर्घ आयु। जब जन्मदिन का मतलब ये है कि आपके इतने वर्ष के हो चुके हैं और आपको लंबी आयु की कामना की जाती है, तो ये शब्द आ गया। स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब स्वस्थ आदमी रहेगा तभी हम संभावना करते हैं कि आगे उसकी आयु अच्छी रहेगी। और जीवन में प्रगति आवश्यक है। ये मतलब देखते हैं कि 3-4 पंक्तियों में जन्मदिन की शुभकामना, दीर्घायु की कामना, स्वस्थ रहने की कामना और उन्नति की कामना, तो ऐसे 4-5 अलग अलग बिंदु आ गए और हमने शब्द बहुत कम खर्च किए। तो आप रिपीट से बचने की अपेक्षा आप कम शब्दों में हम नई नई बातें जोड़ के और संदेश को बना सकते हैं। और नीचे, सबसे नीचे नाम देना आवश्यक है कि ये संदेश किसके द्वारा लिखा गया है। आपको यहाँ पत्र की तरह पद नेम या रोल नंबर या ये सब चीज़ें कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम देना कि ये इसने संदेश दिया है। क्योंकि जब आप किसी परिचित को ही देना चाहते हैं तो वो आपके नाम से वाकिफ है।
अब आता है कि परीक्षा में हम क्या नाम लिखें या ना लिखें, क्योंकि पत्र में बताया जाता है कि आप बच्चे को नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि परीक्षार्थी को यह है कि गोपनीय रखने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर नाम की जगह आप परीक्षा में क्या कर सकते हैं, का खा गा लिख सकते हैं, यानी कि नाम का ही एक प्रतीक है कि यहाँ पर नाम लिखा गया है, ऐसा आप कर सकते हैं। और यदि आपने नाम लिख भी दिया है तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन एग्जाम के दौरान जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तब आप लिखने से बचें। और नाम की जगह, यानी ऐसा नहीं कि नाम नहीं लिखना है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो आप वहाँ एक का खागा या जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो ABCD लिख देते हैं, ABC, यानी XYZ या कोई भी है नाम है वहाँ, तो वो प्रारूप बन गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से अन्य उदाहरण है, अन्य प्रारूप में अन्य तरीके के हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।